गुड इवनिंग बच्चा लोग। आज हम लोग का मैट्रिक्स का लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास की टॉपिक जो है आप लोग का क्रैमर रूल विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। वो सब टॉपिक अगर कर लेंगे तो हम लोग का डिटर्मिनेंट में सिर्फ दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट रह जाएगा। ठीक है, तो आज दोनों टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा उसमें हम लोग डॉट्स वगैरह कर लेंगे अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो। मैट्रिक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग linear equations। देखिए हमारे पास जैसे क्रैमर रूल हमने अप्लाई किया था तीन लीनियर इक्वेशन पर, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशन है। a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इक्वल टू d3। तो ये तीनों लीनियर इक्वेशन में आपका वेरिएबल एक्स वाई जेड जो है इनको हम लोग को सॉल्व करना होता है ना। तो इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको मैट्रिक्स इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर देते हैं। सो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले आपका कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स फ्रेम करना है। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स फ्रेम कर लेना है और एक वेरिएबल मैट्रिक्स लेना है और इक्वल टू लगा करके कांस्टेंट मैट्रिक्स लेना है, d1 d2 और d3। ये जो आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है जनरली इसको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर आप चेक कर सकते हो कि ये 3/3 मैट्रिक्स है और ये जो आपका मैट्रिक्स है ये 3/1 मैट्रिक्स अरेंज किया गया और दोनों का प्रोडक्ट जो है ये भी मैट्रिक्स आपका आरएचएस का मैट्रिक्स 3/1 मैट्रिक्स है। हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स को जनरली ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वेरिएबल मैट्रिक्स को एक्स से और राइट साइड के मैट्रिक्स को हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। अगर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो हमारा यहाँ पे टारगेट क्या होगा, टारगेट ये है कि एक्स मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। तो एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए किसी तरीके से ए से निजात पाना होगा, ए मैट्रिक्स से निजात पाना होगा। ठीक है, तो हम लोग किसी भी इक्वेशन को जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करते, ये ध्यान में रखना चाहिए। अदरवाइज दोनों साइड जीरो हो जाएगा तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, कुछ भी सॉलिड कंक्लूजन नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में हम लोग ये बोलते हैं कि अगर इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, if A inverse exists, then we can safely multiply by A inverse both side।
and on LHS we will get x equal to A inverse B. So basically मैं क्या कह रहा हूं कि अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब हम X मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं एंड A इनवर्स B विल बी अ यूनिक मैट्रिक्स. A इनवर्स B जो है एक यूनिक मैट्रिक्स है. यूनिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि एक्स का जो भी सॉल्यूशन आ रहा है एक्स मैट्रिक्स का वो दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन नहीं आ रहा या मोर देन टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन नहीं है, वो एक सिंगल सॉल्यूशन है. यूनिक मैट्रिक्स का मतलब है सिंगल मैट्रिक्स है ये. ठीक है. तो इस केस में हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा एक्स मैट्रिक्स अगर यूनिक है तो वी विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. वी विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन if x is unique. It means x y z have unique value. लेकिन ये कब की बात है? ये तब की बात है जब हम लोग इफ कंडीशन ऑपरेट किए. इफ ए इनवर्स exists. And when does A inverse exist? A inverse कब exist करता है? A inverse exists when determinant of A isn't equal to 0 or A is non-singular matrix. That is A is non-singular matrix. तब तो हम स्टेटमेंट को रिफाइन कर सकते हैं. चूंकि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ A डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0. तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे स्टेटमेंट को रिवर्स करके, अगर मेरा डिटर्मिनेंट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का 0 के इक्वल नहीं है देन X विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. ऐसा मैं बोल सकता हूं ना. तो यहाँ पे हमारा केस जो आ रहा है ऐसा कुछ बन रहा है. if determinant of A is not equal to 0, we have a unique solution. यूनिक सॉल्यूशन. ये जो रूल बनाया गया था जनरली इसी तरह के सिस्टम के लिए बनाया गया था, लेकिन इसको फर्दर जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि आप 3 लीनियर इक्वेशन जो लिखते हैं उसमें कोई ऐसा गारंटी तो नहीं होगा ना कि ए इनवर्स जो एग्जिस्ट ही करेगा. कई बार हो सकता है कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो जाए. तब क्या होगा? लोगों की ये क्वेरी थी कि अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तब क्या होगा, है ना. डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल हो जाए तब क्या होगा? इफ देन व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, है ना. तो इस चीज को डील करने के लिए वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस पोर्शन होगा बट हम लोग अपने एंड पर इसको समझने का प्रयास करेंगे. सो फॉर द टाइम बीइंग राइट A inverse as adjoint A divided by determinant A times B मैट्रिक्स. ठीक है. तो अब देखो क्या होता है. यहां पे अगर न्यूमरेटर में जो मैट्रिक्स बन रहा है तो ये न्यूमरेटर की जो मैट्रिक्स होगी उसकी ऑर्डर क्या होगी? इस न्यूमरेटर की मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी? तो एडजॉइंट ए जो मेरा होगा
वो 3x3 मैट्रिक्स होगा, और बी जो मेरा मैट्रिक्स है वो 3x1 है। इसका मतलब अगेन 3x1 मैट्रिक्स मिलेगा मुझे, और यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यू मिलते जाएंगे, 3 वैल्यू मिलेंगे। अब देखिए RHS मेरा कब डिफाइंड है, तो डिफाइंड तब है जब मेरा डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक। अनडिफाइंड कब माना जाएगा, अनडिफाइंड तब माना जाएगा कि यहां पर एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो आ गया और डिटर्मिनेंट ए मेरा 0 है, तो उस केस में एक्स मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनेंगे। इफ adjoint A times B matrix is not equal to 0 matrix, then X is not defined. X डिफाइंड ही नहीं है, तो X डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब X और Y हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे इस केस में, जो अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स it will not have any solution. Under the case determinant equal to 0, if adjoint A times B is not equal to 0, X is not defined, hence no solution, hence no solution. इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया। सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम कौन सा कंडीशन लेकर के चल रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 तब की बात मैं कर रहा हूं, तो उसमें भी कंडीशनल बिहेवियर हो रहा है कि न्यूमरेटर अगर 0 मैट्रिक्स नहीं है तो एक्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और उस केस में हम लोग को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन व्हाट इफ एडजॉइंट ए टाइम्स बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, हो सकता है कि न्यूमरेटर 0 मैट्रिक्स हो, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए टाइम्स बी विल बी इक्वल टू 0। तब उस केस में क्या होगा, इफ adjoint A times B is equal to 0 मैट्रिक्स, इस केस में X is indeterminate मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ठीक है, X इंडिटरमिनेट है, मतलब जिसको डिटरमाइन हम लोग एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिटरमिनेट टर्म जो मैं यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है X कैन हैव मल्टीपल सॉल्यूशन, X कैन हैव मल्टीपल सॉल्यूशन। ठीक है, X के पास मल्टीपल सॉल्यूशन होगा, X हैज मल्टीपल सॉल्यूशन, that is system is inconsistent, the system of equation is consistent with infinitely many solutions. many solution, तो इनडिटर्मिनेट यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हम बोल रहे हैं मल्टीपल सॉल्यूशन हो रहा है। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे हम समझे, तो इसको समझने का ये
जो तरकीब है वही तरकीब जो है आपका आउट ऑफ सिलेबस जाता है। कंटिन्यूटी थ्योरम होता है एक मैट्रिक्स में, जिसके हेल्प से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। और वो कंटिन्यूटी थ्योरम जो होता है मैट्रिक्स का, वो फंक्शन के कंटिन्यूटी के जैसा ही है। मतलब क्या है कि जिस मोमेंट पर आपका डिटर्मिनांट ए इक्वल टू 0 हो रहा है, सो हम इसके किसी एक एलिमेंट में डेल्टा चेंज कर देंगे और डिटर्मिनांट को नॉट इक्वल टू 0 बनाएंगे। ठीक है। और जैसे ही नॉट इक्वल टू 0 हो गया, अब सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट हो गया। और जैसे ही सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया, हम एडजॉइंट ए और बी सब कुछ लिख सकते हैं। लेकिन डिटर्मिनांट क्या है, 0 को टेंड कर रहा है। अब उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, 0 को टेंड करवा रहे हैं, तो डिटर्मिनांट को 0 को टेंड करवा रहे हैं, तो उस समय मेरा ये भी मैट्रिक्स क्या होता है, 0 को टेंड करता है। बट रिजल्ट में हम लोग को कुछ लिमिट के तहत मिल जाता है। ठीक है। तो वहां से हम लोग ये बोलते हैं कि जितने तरीके से आप डिटर्मिनांट को नॉट इक्वल टू 0 बना सकते हैं, उतने तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। एनीवे दैट इज आउट ऑफ सिलेबस पार्ट। हम लोग को मतलब ये है कि अगर एडजॉइंट ए टाइम्स बी इक्वल टू 0 होता है, तो एक्स एक इनडिटर्मिनेट मैट्रिक्स होगा, एक्स विल हैव मल्टीपल सॉल्यूशन, और सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। सो डिटर्मिनांट वाला चैप्टर में आप क्या देखे थे, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड आता है। इस केस में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड नहीं है, उसकी जगह पर क्या आ रहा है, एडजॉइंट ए टाइम्स बी आ रहा है, ये मैट्रिक्स है ना, और डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम होगा तब क्या सिचुएशन होगा। सो लेट अस ब्रीफली डिस्कस इन केस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है। होमोजीनियस सिस्टम सबको पता है कि इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 होता है। d3 होता है। ठीक है। लेकिन होमोजीनियस में ये जो d1 होता है ये 0 होता है, ये भी 0 होता है, और ये भी आपका 0 होता है। सो बेसिकली वी विल हैव अ मैट्रिक्स सिस्टम लाइक ax इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो ऐसे केस में एक सॉल्यूशन तो सीरियसली दिखाई पड़ रहा है कि x जब 0 होगा तो 0 मैट्रिक्स हो सकता है। सो x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स इज ऑलवेज आ सॉल्यूशन, ऑलवेज अ सॉल्यूशन, चाहे एक कुछ भी हो जाए। ये आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन है। जो डिटर्मिनेंट में हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात किए थे, वही ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नाउ इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा x इक्वल टू 0। यूनिक सॉल्यूशन, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर आपका डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग एडजॉइंट ए टाइम्स राइट मैट्रिक्स 0 देखेंगे, है ना। तो ये तो ऑलवेज 0 होगा, न्यूमरेटर तो ऑलवेज 0 होगा। सो डिटर्मिनेंट ए, ये तो कर ही दिए हम लोग।
इसको हम लोग इक्वलिटी ले रहे हैं ना, पहला केस तो हो ही गया। अगर डिटर्मिनांट ए जीरो है तो एडजॉइंट ए इंटू जीरो मैट्रिक्स तो जीरो होगा, और इस केस में आपका डिनोमिनेटर भी जो एक्स हम लोग लिखते हैं उसमें एडजॉइंट ए टाइम्स जीरो बाई मॉडुलस डिटर्मिनांट है विच इज जीरो बाई जीरो फॉर्म, जीरो बाई जीरो फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसका मतलब ये मल्टीपल सॉल्यूशन का केस है। और अगर आपका एडजॉइंट ए जो तीसरा केस है उसके बारे में डिस्कस करें तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सो ये केस ही पॉसिबल नहीं है, नॉट अ पॉसिबल केस। सो होमोजेनियस सिस्टम में कम से कम एक सॉल्यूशन तो आपका डेफिनेटली होगा। जो मेनी सॉल्यूशन का केस है वो आप डिटर्मिनेंट में जैसे सॉल्व करते हैं, हमने सॉल्व करके अभी नहीं दिखाया वैसा, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नोट, case of many solution cannot be solved by either of the matrix and determinant method. They can only predict about it. Predict about it. ठीक है, ये मैनुअली करना होता है, ये ध्यान रखेंगे। सो एक एग्जाम्पल हम लोग धीरे धीरे लेते हैं और उसी एग्जाम्पल में लगभग सारी चीजों को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, एक से दो एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 1, हम लोग को तीन इक्वेशन है, 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y माइनस z इक्वल टू माइनस 3, और x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 4। सॉल्व फॉर x, y एंड z। देखिए, तो इसमें हम मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करेंगे। बिफोर राइटिंग अवर सॉल्यूशन वी शुड फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो a मैट्रिक्स मेरा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 3 2 1, 1 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 और 1। डिटर्मिनेंट ए सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, चाहे जिस मेथड से, एक्सपेंशन या बिना एक्सपेंशन, जो भी आपको लगता है। सो 3 इंटू माइनस 3 प्लस 2, माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, and 2 into 4 plus 3. What are you getting here? Minus 3, but plus 14, that is 8. This is not equal to 0. So we have determinant a not equal to 0.
So what can we expect for the number of solution? System will have unique solution. Case of यूनिक सॉल्यूशन, जैसे यूनिक सॉल्यूशन का केस है, अब हम लोग इसमें हाथ लगा सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करने का काम करेंगे। सो व्हाट इज ए इनवर्स? तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए, एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए आप लोग जानते हैं, एडजॉइंट ए में क्या होता है, ट्रांसपोज आपको लगाना है, सबका कोफैक्टर लिख देना है साइन के साथ। सो 3 का कोफैक्टर कितना हो गया, -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। 1 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, 2 और ये 3, तो ये हो गया -3। इस 2 का कोफैक्टर कितना हो गया, 4 और ये 7। 2 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, 2 1 एलिमेंट का 1 और ये -3, इसका मतलब ये +3 हो जाएगा। -3 का हो जाएगा 3 और 2 1, और ये -1 का हो जाएगा 6 और ये 5, माइनस में 5, और 1 का -3 और +6, ये +5 हो रहा, बट ये पोजीशन की वजह से -5। 2 का आपका हो गया -3 और -4 हो गया -7। 1 का कितना लिख दिया मैं, -5। माइनस माइनस +6, ये तो पोजीशन वाला है ना, तो ये तो प्लस में होगा, अगला वाला पोजीशन माइनस का। सो 2 का कितना रहा, -3 और -4 -7, तो ये हो जाएगा इसकी वजह से +7। और 1 का -9 और -2 -11, और इसको सिंप्लीफाई आउट कर ले, तो ये आपका हो गया -1 -3 7 3 1 -5 और 5 7 और -11। ओके, अब देखिए हम लोग को एक्स मैट्रिक्स क्या बताया गया था, एडजॉइंट ए टाइम्स बी मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो ये नोन है और ये भी नोन है और ये भी नोन है। अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फाइंड कर लेना है। सो एडजॉइंट ए टाइम्स बी मैट्रिक्स, let us calculate, -1 -3 7 3 1 -5 5 7 और -11 टाइम्स 3 -3 एंड 4 बी मैट्रिक्स राइट हैंड साइड का। कैलकुलेट ऑल द एलिमेंट्स। सो -1 into 3 -3 और -3 into -12 और 12 और +20 -12 और 20 में ये 8 हो रहा है। इसमें तो एक ही कॉलम मिलेगा ना, तो 2 कॉलम इतना चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। 8 -3 into 3 -9 माइनस ये हो गया तुम्हारा 12 और ये हो गया 28, तो ये हो गया 16, और इस केस में हो गया 21 21 और 15 36 36 -44, तो हो गया -8। नाउ x क्या हो जाएगा मेरा, x y z इक्वल टू दिस मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय 8, माइनस प्लस में 8 है 8 16 -8 डिवाइडेड बाय कितना आया था डिटर्मिनेंट वैल्यू 8,
8 आया, सो 8 से डिवाइड कर लें, तो हर एक नंबर में डिवाइड होगा, सो ये 1 2 और -1, इसलिए x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू -1। तो यही आपका क्या है, सोल्यूशन हो गया। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है, और जैसे ही आपको नो सॉल्यूशन का केस मिलता है उसमें तो कोई पंगा है नहीं, लेकिन अगर आपको मेनी सॉल्यूशन का केस मिलता है तो उसको मैन्युअली आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, सो हम लोग एक मेनी सॉल्यूशन का केस उठा रहे हैं, हो सकता है लक हम लोग को अच्छा लगे तो केस मिल भी जाएगा। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन का है। एग्जाम्पल 2, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5, 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 6, सॉल्व फॉर x y z। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम को सॉल्व करने से पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक करेंगे। सो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर देखें तो ये है 1 2 3, 2 3 4 और 3 4 5। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये नंबर एपी में आया है, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो बीच वाला जनरेट हो जाएगा। आप कॉलम नंबर 1 का एलिमेंट और कॉलम नंबर 3 का एलिमेंट का एडिशन करके डिवाइड बाय 2 कर ले तो ये कॉलम नंबर 2 जनरेट होगा, सो कॉलम नंबर 2 में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब इसमें क्या करना है आपको, एक ऑपरेशन आप यूज करके देख लीजिए कि C2 में चेंज करना है C1 प्लस C3 डिवाइडेड बाय 2, तो ऑटोमेटिकली मिडिल कॉलम जो है वो सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा और इस वजह से डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो गया। सो डिटरमिनेंट मेरा 0 के बराबर हो गया। अब हम लोग को जैसे ही डिटरमिनेंट मेरा 0 के बराबर होता है तो हम लोग इसके को फैक्टर को लिखना शुरू करेंगे। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए जो हो जाएगा ट्रांसपोज 1 का, देखो 15 माइनस 14 -1, 2 का 10 माइनस 12 -2, तो पोजीशन की वजह से 2, 3 का 8 माइनस 9, ये तो -1 हो गया, 2 का 10 माइनस 12, ये तो -2 हो गया, इसका मतलब +2, 3 का 5 माइनस 9, ये कितना हो गया -4, 4 का 4 माइनस 6, ये हो रहा -2, तो ये पोजीशन की वजह से 2, 3 8 माइनस 9 विच इज -1, बढ़िया बात है, 4 4 माइनस 6 -2 पोजीशन की वजह से 2, और 5 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू हाउ मच, -1। बड़ा सुंदर एडजॉइंट आया है। ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो यहाँ पे हम लोग -1 2 -1 2 -4 2 -1 2 और -1 लिख सकते हैं।
नाउ नाउ एडजॉइंट ए टाइम्स बी मैट्रिक्स चेक कर ले। -1 2 -1 2 -4 2 -1 2 और -1 टाइम्स 4 5 6। देखिए चेक करके क्या मिल रहा है। ये तो जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। तो केस कौन सा हो गया? वी हैव डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 एंड adjoint A times B matrix is also equal to 0 matrix. Hence, system is consistent with multiple solution. अब ये मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेगा कैसे? सो फाइंडिंग मल्टीपल सॉल्यूशन ये अनदर टॉपिक है तुम्हारा। ये पहला पार्ट हो गया फाइंडिंग मल्टीपल सॉल्यूशन। आइए, जितने भी आपको इक्वेशन लिखे हुए हैं उनमें से सबसे पहले हम लोग कोई भी दो इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे। राइट ओनली टू इक्वेशन। तो मैं पहला और दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूं। टू एक्स प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। अब इसमें क्या करना है कि x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर लेना है। ओके, सो ट्रीट x एज कांस्टेंट और इसको RHS में भेज दे। 2y प्लस 3z इक्वल टू 4 माइनस एक्स, 3y प्लस 4z 5 माइनस 2x। और अब सॉल्व कर ले। तो इसको सॉल्व करने का तरकीब क्या हो जाएगा? यहाँ तो हमारे पास 2 3 3 4 और y और z आ गया और यहाँ पे आपका 4 माइनस एक्स और 5 माइनस 2x हो गया। सो इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या हो जाएगा? उससे मल्टीप्लाई करें। सो इसका एडजॉइंट क्या होता है? इसका एडजॉइंट होता है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है वो 4, इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है वो 2, इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है उसका -3 और इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर उसका माइनस और डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू विच इज -1 टाइम्स 4 माइनस एक्स 5 माइनस 2x। ध्यान दें, यहाँ पर नोट ये करने वाली बात है कि मैं मैट्रिक्स को पहले जैसा ही, यहाँ पे 2x2 सॉल्यूशन है, 2x2 इक्वेशन है, लेकिन फिर भी मैं सेम अप्रोच अप्लाई कर रहा हूँ और मैं उसमें सक्सेसफुल भी हो जाऊंगा। ठीक है, तो जो अप्रोच डिस्कस हुआ है वो हर एक टाइप के इक्वेशन में यूज किया जा सकता है, चाहे वो 2 वेरिएबल इक्वेशन हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, कुछ भी हो। अब यहाँ पे क्या करना है? राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लो अच्छे से, सब सही हो जाएगा। सो ये हो रहा है आपका 4 मतलब 16 माइनस 16 माइनस, देखिए ये हो रहा है 16 माइनस 4x और -3 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है -15 और +6x। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा? -12 +3x और 10 प्लस -4x और डिवाइड बाय -1।
सिंप्लीफाइड फर्दर, क्या मिल रहा है, ये 1 मिल रहा और ये 2x मिल रहा, सो 1 प्लस 2x, सो बेसिकली हो गया -1 माइनस 2x, और माइनस मल्टीप्लाई करके -1 मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे क्या हो रहा है 2 माइनस एक्स, -2 माइनस एक्स, तो ये हो रहा है तुम्हारा 2 प्लस एक्स। सो एनी सॉल्यूशन टू द सिस्टम is of form x कॉमा y की जगह पर -1 -2x, और इनकी जगह पे 2 प्लस एक्स, यही आपका जनरल सॉल्यूशन हो रहा है। अब अगर ये जनरल सॉल्यूशन है तो ये सिस्टम को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कैलकुलेशन एरर ना हुआ हो, वो चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए कि इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन में, -1 -2x पुट कर दे y की जगह पर, और 2 प्लस एक्स पुट कर दे z की जगह पर, और सी इफ यू आर गेटिंग 4 -x। सो रफ में हम लोग चेक कर सकते हैं, -2 और -4x हो गया, और ये 2 प्लस, मतलब ये हो रहा है आपका 6 और 3x। सो यहाँ पे मिल गया हमको 4 -x। सो पहला सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा को भी हम सिर्फ चेक कर लेंगे। सो 3y मल्टीप्लाई होगा तो -3 -6x हो गया, और 4 मल्टीप्लाई होगा तो 8 और प्लस 4x हो गया। सो इस केस में हम लोग को मिल रहा 5 -2x। सी प्रीटी गुड रिजल्ट्स। सो ये जो है आपका y और z जो है सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों इक्वेशन को। अब मैं ये कैसे समझूंगा कि मेरा थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाइड है या नहीं, तो हम थर्ड इक्वेशन को भी चेक कर सकते हैं। व्हाट वाज आवर थर्ड इक्वेशन, मैंने तो 2 इक्वेशन सेलेक्ट किया है। थर्ड इक्वेशन क्या है, इनको ले चलते हैं और टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग थर्ड इक्वेशन, जरूरत नहीं होगी, अगर कैलकुलेशन आपका करेक्ट होगा तो सारे इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगे। टेस्टिंग थर्ड इक्वेशन, तो आप ऐसा करो, 3x तो 3x है ही, 4y मतलब हो गया -4 -8x, और 5z मतलब हो गया ये 10 और प्लस 5x। सो सी -8x कैंसिल विथ 3x एंड 5x, एंड 10 -4 गिव्स यू +6। सो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन है वो कुछ भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, और यहाँ पर x कुछ भी हो सकता है, x कैन हैव एनी वैल्यू। सो किसी भी सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन पैरामेट्रिक सॉल्यूशन होता है, ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म है। आप लोग अगर प्लेन वगैरह पढ़े होगे, 3D पढ़े हो, तो 3D में आपको इस तरह का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जब दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो सॉल्यूशन कुछ इसी तरीके का जाता है। ठीक है, सो ये मेथड आप प्लेन में भी सीखे होंगे, इसे नोट करवा देता हूं, अगर नहीं भी सीखे होंगे तो आप कभी यूज कर सकते हो। द above method used to solve line of intersection of two planes। ठीक है,
तो ये मैट्रिक्स वाला सारा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट को ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट ब्रीफली डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। सो हाउ डू वी राइट प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट? तो मैं इसका एग्जांपल आपको 2x2 डिटर्मिनेंट से समझाऊंगा और वो 3x3 में भी एप्लीकेबल होगा। ओके, सो हमारे पास दो डिटर्मिनेंट है, A1 B1 A2 B2, और दूसरा डिटर्मिनेंट है C1 D1 और C2 D2। खैर मैंने मैट्रिक्स का सिंबल दिया, सो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है? तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप किस तरीके से लिखते हैं? A1 C1 प्लस B1 C2, राइट। अगला क्या होता है? A1 D1 प्लस B1 D2। सेकेंड आपका होता है A2 C1 प्लस B2 C2, और यहाँ पे आपका होता है A2 D1 प्लस B2 D2। डिटर्मिनेंट भी कुछ इसी तरीके से बिहेव करता है। मतलब मैट्रिक्स के ही काम को निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का भी थ्योरी बनाया गया है कि दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट क्या होगा। सो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट जो होता है A1 A2 B2 टाइम्स C1 D1 C2 और D2। एकदम से मैट्रिक्स के तरीके से आप कर सकते हो, रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। A1 C1 प्लस B1 C2, A1 D1 प्लस B1 D2, A2 C1 प्लस B2 C2 और A2 D1 प्लस B2 D2। ठीक है, तो एकदम मैट्रिक्स की तरह है, प्रोडक्ट लाइक मैट्रिक्स। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखो इसमें क्या फैसिलिटी होता है डिटर्मिनेंट में, कि अभी जो आपने मल्टीप्लिकेशन किया है वो रो बाई कॉलम किया है, रो बाई कॉलम किया है। डिटर्मिनेंट में एक और फैसिलिटी है कि आप C1 C2 D1 D2 आप रो बाई रो भी कर सकते हैं। हम लोग सेकंड जो करेंगे रो बाई रो करेंगे। रो बाई रो भी उसी तरीके से होगा कि फर्स्ट रो का डॉट प्रोडक्ट आपका फर्स्ट रो के साथ, तो समथिंग A1 C1 प्लस B1 D1 फर्स्ट रो का सेकंड रो के साथ, A1 C2 A1 C2 प्लस B1 D2। फिर आपका 2 1 एलिमेंट जो है आपका सेकेंड रो का फर्स्ट रो के साथ A2 C1 प्लस B2 D1, और यहाँ पे सेकेंड का सेकेंड के साथ, सो A2 C2 प्लस B2 D2। ओके, थर्ड जो है आपका कॉलम बाई कॉलम भी कर सकते हो, कॉलम बाई कॉलम आप कर सकते हो।
A1 B1 A2 B2 टाइम्स C1 D1 C2 D2। और कॉलम बाय कॉलम कैसा दिखाई पड़ेगा? फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट एलिमेंट लिख लो। सो A1 C1 प्लस A2 C2, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो यहां पे हो जाएगा तुम्हारा A1 D1 और A2 D2। नेक्स्ट सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम, सो B1 C1 प्लस B2 C2, सेकंड कॉलम, सो B1 D1 प्लस B2 D2। सो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट जो है वो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से भी आगे चला जाता है, ये ध्यान रखना है। अब ये क्यों वैलिड होता है इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि ये क्यों वैलिड होता है। सी वैलिडेशन ट्रिक। सबसे पहले आप ये देखिए कि कोई भी आपका मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का A11 A12 इस तरीके से आप लिख रहे हो, A1n लिख रहे हो, और यहाँ पे A आपका N1 हो गया और यहाँ पे A Nn हो गया, किसी भी ऑर्डर का है। सो क्या डिटरमिनेंट और क्या ये डिटरमिनेंट और A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल होगा बाय डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट? तो यस, डेफिनेशन क्या कहता है कि आप कॉलम के अबाउट भी कर सकते, रो के अबाउट भी कर सकते। तो जब A ट्रांसपोज हम लिखेंगे तो जो मेरा रो है वही क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा N1 और ये ANN। तो आप पहले A का डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, वो आप रो वाइज कर रहे हैं, और A ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं वो कॉलम वाइज कर रहे हैं। सो आइडेंटिकल वैल्यू तो मिलना ही चाहिए, है ना? तो अब देखो जब इतनी बात कर सकते हैं हम लोग, सो डिटरमिनेंट ऑफ A टाइम्स B, जहां पर A और B दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जिस तरीके से हमने डिफाइन किया है डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट, है ना, तो ये तो एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का ओवरऑल जो वैल्यू मिलता है वो दोनों डिटरमिनेंट के अलग अलग करने के प्रोडक्ट के बराबर मिलता है, क्योंकि हमने डिटरमिनेंट को उस तरीके से डिफाइन ही किया। देखो जो फर्स्ट डेफिनेशन है आपका, फर्स्ट डेफिनेशन मैंने क्या बोला कि ये मैट्रिक्स टाइप से मल्टीप्लाई हो सकता है, ताकि हमारा यहाँ पे भी डिटरमिनेंट हम अलग अलग कर दे और यहाँ पे ओवरऑल लगा दे तो ये बराबर रहे। तो ये डिटरमिनेंट तो आपका सिद्ध है बाय डेफिनेशन। तो हम क्या करेंगे, रो बाय कॉलम को समझने के लिए, रो बाय रो को समझने के लिए हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि डिटरमिनेंट ए बी जो है ना, वो डिटरमिनेंट ए बी ट्रांसपोज के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसको स्प्लिट किया जा सकता है डिटरमिनेंट बी ट्रांसपोज, और देखो दोनों डिटरमिनेंट इक्वल होता है। तो जब आप ए बी ट्रांसपोज करोगे तो आपको रो बाय रो दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है? ए बी ट्रांसपोज में आपको रो बाय रो दिखाई पड़ेगा। तो इस वजह से ये सब लॉजिक लगा करके आपका ये सारा जो है कॉलम बाय कॉलम और ये सब सब वैलिड हो जाता है, उसमें कोई पंगा नहीं होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि डिटरमिनेंट का इस तरीके से प्रोडक्ट किया जाता है, और कुछ कुछ केसेस में हम लोग प्रोडक्ट को डीफैक्टराइज भी करते हैं, कुछ कुछ केसेस में प्रोडक्ट को हम लोग डीफैक्टराइज भी करते हैं। एक केस में ले रहा हूं डीफैक्टराइजेशन का, कैसे हम लोग डीफैक्टराइज कर सकते हैं।
हम्म, देखिए बहुत कम ही केस में डीफैक्टराइजेशन बहुत आसानी से सिंप्लीफाई होता है। एग्जाम्पल ऑफ डीफैक्टराइजेशन, डीफैक्टराइजेशन नहीं, फैक्टराइजेशन वर्ड यूज करना पड़ेगा ना। हम लोग दो फैक्टर डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इनटू टू डिटर्मिनेंट्स। ये बेसिकली जो काम है, ये आपको बार बार डिटर्मिनेंट जब मल्टीप्लाई करोगे उनके बिहेवियर को समझोगे तब जल्दी दिखाई पड़ेगा। अदरवाइज इसमें कंप्लीट जो है अपना कॉमन सेंस लगाना है। देखिए कैसे है। इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एस एन इज इक्वल टू ए का पावर एन प्लस अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन, हम लोग को इवेल्युएट करना है। थ्री 1 + S1 1 + S2 1 + S1 1 + S2 1 + S3 1 + S2 1 + S3 एंड 1 + S4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, S1 S2 ये सबका वैल्यू लिख देंगे। 3 1 + अल्फा प्लस बीटा 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 + अल्फा प्लस बीटा 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 1 + अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड 1 + अल्फा क्यूब प्लस बीटा की पावर क्यूब और 1 + अल्फा 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन ये है कि क्या हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसमें जो है 1 1 मल्टीप्लाई हुआ है ऐसे, इसमें 1 तो मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें अल्फा मल्टीप्लाई हो गया अल्फा में, इसमें बीटा मल्टीप्लाई हो गया बीटा में, इसमें 1 में 1 तो मल्टीप्लाई हुआ, इसमें अल्फा में अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ और बीटा में बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ। ऐसा सपोज कर सकते हैं ना। ठीक इसी तरीके से ये जो 3 है इसको हम लोग बहुत अलग तरीके से देखेंगे। देखो 3 को हम लिखेंगे 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1। ओके, सेकेंड को लिखेंगे 1 × 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे 1 × अल्फा लिखेंगे या अल्फा × 1 लिखेंगे, ये हम लोग को डिसाइड करना है। सो ऐसा करते हैं अल्फा × 1 लिख देते हैं और यहाँ पे बीटा × 1 लिख देते हैं और यहाँ पे 1 × 1 लिखेंगे अल्फा स्क्वायर × 1 और बीटा स्क्वायर × 1। यहाँ पे 1 × 1 तो है ही, 1 × अल्फा है, 1 × बीटा है और 1 × 1 और यहाँ पे आपका हो गया अल्फा × अल्फा बीटा × बीटा और यहाँ पे आप लिख सकते हैं
1 इंटू 1 तो है अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा और बीटा स्क्वायर इंटू बीटा। मैं कुछ स्ट्रक्चर को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 इंटू 1 तो है और 1 इंटू अल्फा स्क्वायर है और 1 इंटू बीटा स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है 1 इंटू 1 और अल्फा क्यूब को आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर और बीटा इंटू बीटा स्क्वायर और यहाँ पे 1 इंटू 1 अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब देखो समझना कितना आसान है। समझना ये है सर कि हम लोग इसमें ना इसको रो 1 इंटू रो 1 समझ सकते हैं। तो रो 1 का एलिमेंट क्या है 1 है 1 है 1 है। इसके रो 1 में एलिमेंट क्या है 1 है 1 है और 1 है। इस चीज को रो 1 इंटू रो 2 समझ सकते हैं। सो रो 2 में एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा। और इसको हम समझ सकते हैं रो नंबर 1 इंटू 3। यहाँ पे 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं मैं। सर बोलो ये यहाँ से सॉल्यूशन के बाद से बताना वो समझ में आया क्या बताए। कहाँ के बाद बेटा ये आपने पूरा बताओ सर वो समझ में नहीं आया मतलब देखिए इन क्या है सॉल्यूशन। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट समझ गया कैसे करना है। यस सर। हाँ देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को आपको समझना होगा कि ये स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले यहाँ पे तो 3 आ रहा है तो 3 को हम 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 लिख ही सकते हैं। पहले देखो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं पहले वो हम लोग को समझना है। तो ये ओके है बिल्कुल लिख सकते हैं। साइमल्टेनियसली 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा। और नेक्स्ट जो एलिमेंट है 1 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू बीटा स्क्वायर। ऐसा लग रहा कि दो डिटर्मिनेंट का रो का जो है प्रोडक्ट किया जा रहा है। इसी तरीके से यहां पे भी हमने अरेंज किया है मेरी कोशिश है। ठीक है तो हमने क्या बोला कि अगर हम इसको रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन समझे अगर हम इसको रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन समझे। एक मिनट गिरधारी है अरे क्लास लो रह लिया। हाँ तो अगर हम इस बड़े से डिटर्मिनेंट को रो बाय रो समझे ठीक है। तो अगर रो नंबर 1 में देखो ये तो रो नंबर 1 का एलिमेंट है तो कॉमन होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि यहीं पर चेंज होने लगेगा। तो ये रो नंबर 1 वाला देखो 1,1,1 ये कॉमन हमने ले लिया। यहाँ पे भी देखो कैसे हम डिकोड कर रहे हैं देखो अच्छे से। कलम चेंज कर देता हूं ताकि आपको एलिमेंट पहचानने में आसानी हो। ये 1 को देखो फर्स्ट 1 यहाँ पे भी फर्स्ट फैक्टर को देखो हर एक टर्म में। तो हर जगह जगह पे क्या है 1,1,1 है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख लिए 1,1,1 लिख लिए। अब एलिमेंट नंबर जो 1 होगा वो रो नंबर 1 इंटू रो नंबर 1। सो सेकेंड एलिमेंट को पहचानो। रो नंबर 1 में कौन जाएगा 1 1 और 1। तो यहाँ पे देखो 1 आया है 1 आया है 1 आया है। ये है एलिमेंट जो है रो नंबर 1 इंटू रो नंबर 2 का है डॉट प्रोडक्ट। सो रो नंबर 2 का एलिमेंट क्या हो गया 1 अल्फा और बीटा। तो 1 अल्फा और बीटा अरेंज हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे जो एलिमेंट आता है वो रो नंबर 1 टाइम्स रो नंबर डॉट प्रोडक्ट रो नंबर 3 वेक्टर के साथ। तो यहाँ पे एलिमेंट रो नंबर 3 में सपोज किया जा सकता है
कि 1 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो एक डिटर्मिनेंट तो मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहां पर रो नंबर 2 में मैं क्या अरेंज करूं? तो यहाँ पे रो नंबर 2 में ये कह रहा कि ये 2,1 लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है? रो नंबर 2 टाइम्स रो नंबर 1। तो रो नंबर 2 में कौन कौन सा एलिमेंट हो गया? सबसे पहले आप देखो रो नंबर 1 जो है सेकंड डिटर्मिनेंट का, रो नंबर 1 जो है सेकंड डिटर्मिनेंट का, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 1 1 1 है ना। तो ये देखो 1 है, ये 1 है, ये 1 है, सेकंड डिटर्मिनेंट का रो नंबर 1। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का रो नंबर 2 क्या हो जाएगा? 1 अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन ये है कि 1 अल्फा बीटा होना चाहिए। हम लोग लिख लेते हैं कि ये 1 अल्फा और बीटा है। अब हम लोग अगर रो नंबर 2 को रो नंबर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सेम स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा? ओके है ना। और अगर रो नंबर 2 को रो नंबर 3 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या यही स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। साइमल्टेनियसली यहाँ पे बाई सिमेट्री ऐसा देखने को लग रहा है कि अल्फा स्क्वायर आना चाहिए और बीटा स्क्वायर आना चाहिए। तो ये हीट एंड ट्रायल होता है। ये जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं, ये एक ऑर्डर पहचान रहा हूं, तो ये ऑर्डर पहचानने का कोई तरकीब नहीं है, ये एक हिट एंड ट्रायल है। कुछ केसेस में आपको ऑर्डर तुरंत दिखाई पड़ जाएगा और कुछ केसेस में आपको जो है थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली लाइक डिटर्मिनेंट का स्क्वायर लिखा हुआ था। ये जो डिटर्मिनेंट है मेरा किसका स्क्वायर था? इस डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर था। 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है। तो अब हम लोग को वैल्यू फाइंड कर लेना है इस डिटर्मिनेंट का और उसका स्क्वायर कर देना है। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा? ये डिटर्मिनेंट को अगर डेल्टा हम कर दें, सो डेल्टा विल बी इक्वल टू किसके अबाउट अरेंज एक्सपांड कर दे? रो नंबर 1 के अबाउट एक्सपांड कर देते हैं। सो अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 1 के लिए बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, और 1 के लिए अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। और यहां से जो भी आपको कॉमन आता है कॉमन कर ले। अल्फा बीटा यहां से कॉमन, सच दैट वी गेट बीटा माइनस अल्फा, और यहां से बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर में देख लो, अल्फा माइनस बीटा टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और इसके पास देखो अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ, अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ रहा है। तो यहां पे आप देखिए अल्फा माइनस बीटा कॉमन कर ले, तो यहां पे क्या रह जाएगा? माइनस अल्फा बीटा ना, माइनस अल्फा बीटा, और यहां पे आपको अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है, और यहां पे आपको प्लस 1 मिल रहा है होल स्क्वायर। और अब सबका वैल्यू प्लेस कर दो। अल्फा इंटू बीटा आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, वहीं से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो इसको लिख सकते हो आप अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और यहां पे आपका अल्फा प्लस बीटा पता ही है आपको, +1, और माइनस अल्फा बीटा, तो इन सब का होल स्क्वायर। सो पुट द वैल्यू -b/a होल स्क्वायर -4c/a
माइनस बी बाई ए प्लस 1 माइनस सी बाई ए, और यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर टाइम्स, यहाँ पे आपका हो गया बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यही इसका रिजल्ट। तो इसी तरीके से आपको जो है डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करना है, लेकिन ये अप्रोच पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखना होता है, समझे। बहुत कम ही न्यूमेरिकल होंगे इस टाइप के आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इसमें इतना ही हम लोग रखेंगे, और देख लीजिएगा कहीं पर न्यूमेरिकल अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको करेक्ट करने का काम करेंगे। यहाँ पे देखो माइनस अल्फा और बीटा है, सो यहाँ पे एक माइनस साइन आना चाहिए, -1, यहाँ पे भी -1, करेक्ट कर ही लेते हैं, और यहाँ पे भी -1, और यहाँ पे भी -1, और सच दैट यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो बस यही है, और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर ले डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस को। बाकी आप लोग को सर है ही डाउट लेक्चर वगैरह और रिवीजन करवाने के लिए। सो थैंक यू फॉर द कोर्स, ऑल द बेस्ट। आज इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर। कभी भी आप लोग को डाउट हो तो आप स्क्रीन पर फोटो वगैरह सेंड कर सकते हैं आप लोग, और मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं उसमें गाइड कर दूंगा। सो मतलब इसका ये मतलब नहीं कि कोर्स खत्म हो गया तो आप अप्रोच नहीं कर सकते हो। इनकेस सर व्यस्त हो जाते हैं और आप लोग को डाउट के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। आई विल बी देयर। ओके।